वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम आल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। स्टार्ट करेंगे हम लोग का लेक्चर नंबर 50। तो ये जो लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर आपका मॉड्यूल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे आज के लेक्चर के अंदर। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ के, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां पे मैंने आपको पढ़ाते टाइम बोला था कि ये बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। मतलब है तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, बट इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो बिजनेस वैल्यूएशन के लगेंगे। तो जब हम लोग एक बार बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ लेंगे तब हम इस क्वेश्चन पे आके इसको सॉल्व करेंगे। तो ओनली एट द एक्सेप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। एंड एक क्वेश्चन नंबर और है जो मैं आपको एक बार क्वेश्चन बैंक से दिखाई देता हूँ। लेट मी जस्ट टेक यू टू द क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 पेंडिंग है, एक ये वाला पेंडिंग है। तो चाहिए तो मैं यहाँ पे पेंडिंग लिख देता हूँ। एंड आज के क्वेश्चन में हम सब कवर कर लेंगे। एंड एक क्वेश्चन जो बच जाएगा वो ये बच जाएगा, दिस क्वेश्चन। ओनली 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, मींस आफ्टर दिस लेक्चर। ये लेक्चर के बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे होंगे। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम लोग कवर करेंगे कहाँ पे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर पे। और ये वाला क्वेश्चन इस लेक्चर के बाद आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आज के लेक्चर में कुछ नहीं, जो चीजें आपको बोलूंगा बस वो चेक करनी है एंड सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में एक गुड न्यूज़ भी है, ये लेक्चर के अंदर एक गुड न्यूज़ भी है कि एक क्वेश्चन मैं आपको खुद लाइव इस लेक्चर में सॉल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हमेशा किसी को समझ में नहीं आता, तो वो मैं आपको लाइव इस लेक्चर में सॉल्व करके बताऊंगा, सो दैट यू कैन गेट अ कॉन्फिडेंस इन इट करके। चलो, lecture number 50, let's start our lecture number 50. If you're new to this lecture, you can join the Google Classroom, which is available in the description box, and get the benefit of all the material which is having. जितने भी मटेरियल्स है वो सबका बेनिफिट ले सकते हो। सो आज के लेक्चर में बढ़ने से पहले बस आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। ये अगर आपको बीटा कैलकुलेट करना है तो बीटा का ये एक फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। यानी मार्केट का सिक्योरिटी के साथ क्या वेरिएंस है वो लेना, उसका कोवेरिएंस लेना है एंड डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न करना है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के पीछे का डेरिवेशन मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दूंगा, यहाँ पे नहीं दूंगा। यहाँ पे बस आप इतना समझ जाओ, मार्केट का सिक्योरिटी के साथ जो रिटर्न है उसको ऊपर लिखना है एंड मार्केट का जो वेरिएंस है उसको नीचे लिखना। सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग को एक वैल्यू आ जाएगी और उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बीटा। ठीक है, बस यहाँ पे ये चीज आप मगअप कर लो। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि अगर कहीं पे कुछ चीजें मगअप करनी होगी तो मैं आपको वहीं पे बोल दूंगा, आप मगअप कर लो, बाद में मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो इसका पूरा लॉजिक आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मिलेगा। यहाँ पे मैं बताने जाऊंगा, अननेसेसरी लेक्चर स्ट्रेच हो जाएगा 1 आवर से 30 मिनट से, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर मुझे बीटा निकालना है तो कोवेरिएंस ऑफ मार्केट विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी रिटर्न वो ऊपर रखना है एंड वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न नीचे रखना है, मुझे मेरा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। दैट्स इट। बाकी जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर बीटा निकालने के बहुत से तरीके हैं, 4 फॉर्मूलाज मैं आपको दूंगा। तो एक बार जब वो आप वाला फॉर्मूला, जब वो फॉर्मूला आप वहां पे पढ़ लोगे तब आप नेक्स्ट टाइम जब इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 17। एंड क्वेश्चन नंबर 17 आपने पहले भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मक्खन तरीके से चल जाएगा, इजी तरीके से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो आओ क्वेश्चन नंबर 17 रीड करें। जस्ट रीड द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको रीड कर लो। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, XYZ पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 फॉर द करेंट ईयर। तो करेंट ईयर में ₹2 का डिविडेंड पे किया है। इट मीन्स D0 इज नथिंग बट व्हाट, D0 इज नथिंग बट व्हाट बाय ₹2 एंड द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40%। ठीक है, तो ग्रोथ रेट दे दी है विच इज नथिंग बट योर 40% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आने वाले 5 साल तक का ग्रोथ रेट दे दिया है एंड एट 15% पर एनम देयर आफ्टर। और उसके बाद क्या होगा, 15% से वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आने वाले 5 साल तक 40% से ग्रोथ होगा डिविडेंड एंड 5 ईयर्स के बाद वो 15% पे आ जाएगा। यानी इट इज नथिंग बट योर कांस्टेंट ग्रोथ। यहाँ से क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक तरफ से अब तक आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि ये 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। यानी हमको एक पर्टिकुलर ईयर तक डिविडेंड निकालना पड़ेगा, वो एक कैश फ्लो लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक प्राइस निकालनी पड़ेगी, वो एक कैश फ्लो आएगा जिसको हम लोग टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। एंड दोनों को डिस्काउंट करके ऐड कर देंगे, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू जैसे ही ऐड करेंगे आज की वैल्यू मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन हम लोग ने इसके पहले भी किया है। ठीक है, द रिटर्न ऑन 182 ट्रेजरी बिल्स इज 11%। अब ये जो बात इन लोगों ने बोली गई है
कि 182 ट्रेजरी बिल पे जो रिटर्न है वो 11% है। इसका मतलब ये किसको बताना चाह रहा है कि दिस इज नथिंग बट योर रिस्क फ्री, ये रिस्क फ्री रेट को शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, कि जो टी बिल के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है 182 डेज का वो 11%, यानी ट्रेजरी जो बिल्स होते हैं वो तो रिस्क फ्री होते हैं। तो ये एक तरह से आपको लिंक निकालना है कि अच्छा कुछ रेट दिया नहीं है, इसका मतलब ये रिस्क फ्री के बारे में बात कर रहे हैं। डेटा पढ़ के आपको समझ जाएगा पर एनम, एंड मार्केट रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू अराउंड 18%, और जो मार्केट का रिटर्न है दैट इज योर आर एम इज 18% विथ अ वेरिएंस ऑफ 24%। तो जो मार्केट का वेरिएंस है वो क्या है 24%, ठीक है, जो मार्केट का वेरिएंस है वो क्या है 24%। यहाँ तक चीज़ें समझी? यस। नाउ द कोवेरिएंस ऑफ XYZ रिटर्न विद दैट द मार्केट इज 30%। और अगर XYZ रिटर्न का हम लोग XYZ का मार्केट के साथ जो कोवेरिएंस है उसका जो रिलेशन है वो कितना है 30%, यानी मार्केट विद सिक्योरिटी इज हाउ मच 30%। तो ये आपको क्या दे दिया है, दिस इज योर कोवेरिएंस ऑफ मार्केट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इस चीज को मैं हटा देता हूं, दिस 30% इज नथिंग बट योर कोवेरिएंस ऑफ मार्केट एंड सिक्योरिटी, ठीक है, डन। एंड बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालना है। तो सामने से इतना समझ में आना चाहिए। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोला है मतलब ये के मांगना चाह रहा है, के क्यों, क्योंकि देखो आपको रिस्क फ्री रेट दे दिया, फिर मार्केट का रिटर्न दे दिया, बीटा नहीं दिया, बट बीटा के लिए कुछ वैल्यूज दिया है कि जो मार्केट का वेरिएंस है वो 24% है एंड मार्केट का सिक्योरिटी के साथ जो वेरिएंस है वो 30% है। तो विद यूजिंग ऑफ दिस 30% एंड 24% वी कैन कैलकुलेट आर बीटा का वैल्यू। Once we'll get the beta का value, then we have to put this in CAPM का formula, that is RF plus beta, RM minus RF. After putting all the values into that, we got the value of beta. ठीक है, KE का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार KE मिल गया मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। फिर क्या करना है इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, देयर आर 4 स्टेप विच आई हैव रिटन डाउन। स्टेप 1 में डिविडेंड का अमाउंट निकालेंगे, स्टेप 2 में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड का कर देंगे, स्टेप 4 में प्रेजेंट वैल्यू टर्मिनल वैल्यू का कर देंगे, ठीक है, टर्मिनल वैल्यू का, एंड स्टेप नंबर 5 में दोनों को ऐड कर देंगे। दैट्स इट, एन इजी क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए आप वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हो, या तो फिर रुको बीटा का वैल्यू देख लो, बीटा का वैल्यू देखने के बाद इफ यू वांट यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। तो बीटा इज नथिंग बट व्हाट इज बीटा, तो बीटा का फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न जस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। So beta is equal to 30% divided by 24%. After solving this, you will get your value is 1.25. ये क्या है उसका बीटा का आंसर आ गया। एक बार आपको बीटा मिल गया, फिर देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न RF प्लस बीटा, RM माइनस RF करना है। RF का आंसर 11% रिस्क फ्री था, 1.25 बीटा का वैल्यू आ गया, RM का वैल्यू आ गया 18% एंड आपका रिस्क फ्री आ गया 11, ठीक है। दिस माइनस दिस करोगे 7 आएगा, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे एंड प्लस कर दोगे 11, तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 19.75%, एंड दिस इज नथिंग बट योर KE और द डिस्काउंटिंग रेट, ये हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद अगर आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करो, स्टेप 1 अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकाल लो, फिर उसके बाद आप टर्मिनल वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू दोनों का निकाल लो, एंड उसके बाद आप दोनों को ऐड करके चाहिए तो वापस आओ, ठीक है, इफ यू वांट। एंड आई अश्योर कि आपका आंसर राइट है। देखो ये सारे डिविडेंड के आंसर है, ठीक है, 2.8, 3.92, 5.49, 7.67 एंड 10.76, ये आपका टर्मिनल वैल्यू का आंसर है। फिर जो डिविडेंड के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू का आंसर है वो है 16.36, एंड स्टेप 4 टर्मिनल वैल्यू का क्या है आंसर 105.67, एंड दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर है 122.03। अगर आपका ये आंसर आ रहा है राइट, वेरी गुड। 122 के आसपास भी आ रहा है, इट मीन्स वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने ये चीज़ सीख लिया है एंड खुद को ऐसे शाबाशी दो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड का अमाउंट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 इयर्स तक ये ग्रो होगा 40% से, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी हम लोग को D1, D2, D3, D4, D5 निकालना पड़ेगा एंड P5 निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ तक के कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे। तो D1, D2, D3, D4, D5 आ गया। फिर हम लोग मिले D1 कैसे आएगा, तो ये कैसे आता था D0 1 प्लस G ऐसे आता था। अब जो 1 प्लस G है, G इज नथिंग बट योर ग्रोथ रेट ईयर इज 0.4 और 40% को डेसिमल में लिखेंगे, तो 1 प्लस 0.4 एंड दिस विल बिकम योर 1.4। तो हर जगह पे क्या हो जाएगा 1.4, 1.4, 1.40 और 1.4, ठीक है। 2 रुपीज़ आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 1.4 से, तो D1 कितना आ गया 2.80। यही D1 नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा 2.80, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से। तो देखो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ,
ये आ गया 2.8, फिर सेम को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से 3.92 हो जाएगा। कैलसी पे जो वैल्यूज है उसको वैसे ही रहने देना, वहाँ पे कुछ चेंज मत करना, बट यहाँ पे जो आप आंसर लिखोगे उसको अप टू 2 डेसिमल्स में लिखना। फिर सेम यहाँ पे आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, तो आंसर आ जाएगा 5.488 आ रहा है, तो उसको राउंडिंग ऑफ करके 49 कर देना। बट यहाँ पे 49 लिखना लिखने के लिए, बट कैलसी पे जो वैल्यू वही रखना। मल्टीप्लाई बाय 1.4, आंसर आ जाएगा 7.68। 7.68 मल्टीप्लाई बाय 1.4, योर आंसर इज 10.756। राउंडिंग ऑफ करोगे 10.76 आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैच होगा। फिर जैसे ही आ गया, फिर हम लोग को टर्मिनल वैल्यू निकालना है। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है? टर्मिनल वैल्यू विच इज P5। P5 इज इक्वल टू D6 डिवाइड बाई Ke माइनस 0। दिस इज अ फॉर्मूला। P5 इज नथिंग बट D6 कैसे आएगा? D5 1 प्लस ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे D5 का वैल्यू तो यही आएगा, 10.76 ही आएगा, बट ये 1 प्लस ग्रोथ अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, फिफ्थ ईयर के बाद से जो ग्रोथ रेट है वो मेरा 15% हो गया। नाउ दिस विल बिकम व्हाट? 1 प्लस 0.15। 0.15 is nothing but 15% in decimal. So if once you add it, so this will be 1.15. So 1.15 will be placed here, and D5 का value is 10.76, and this is your K which you have calculated above in decimals. तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बिकम 0.1975, and this is your 0.15 which is a growth rate. This minus this multiply by this करोगे, you will get one value, and this multiply by minus this, मतलब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 260.26, एंड दिस इज योर टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, गॉट इट? यस। तो हम लोग को कैश फ्लो डिविडेंड का भी मिल गया, कैश फ्लो टर्मिनल वैल्यू का भी मिल गया। अब क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल है, ईयर लिखेंगे, पीवी ऑफ कैश फ्लोस। फर्स्ट वी राइट डाउन द ईयर्स देन द कैश फ्लो। तो पहले पीवी ऑफ डिविडेंड करते हैं, पीवी ऑफ डिविडेंड अमाउंट। ठीक है, so here we write down all the dividend amount, then discounting factor at the rate 19.75 percentage, so it will be like 1 divided by 1.1975 first year, second year, third year, fourth year, fifth year, and उस पर जाके रुक जाना है क्योंकि फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो हमें लेना है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे को, तो आंसर हम लोग को क्या मिलेगा? दिस पीवी वी विल गेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड आफ्टर एडिंग ऑल द प्रेजेंट वैल्यू वी विल गेट व्हाट? 16.36 is nothing but the present value of dividend। ठीक है, डन। एंड स्टेप नंबर 4 में प्रेजेंट वैल्यू टर्मिनल वैल्यू का निकालेंगे, यानी दिस कैश फ्लो विल बी अपीयर इन द ईयर ऑफ 5। तो आई जस्ट राइट ईयर 5 एंड ईयर 5 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 105.67। आफ्टर एडिंग बोथ ऑफ देम वी विल गेट 122.03 विच इज नथिंग बट योर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल, हो चुका है। ठीक है, एक बार आपको जस्ट आंसर मैच करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर व्हाट 17 था ये। तो देखो बीटा का वैल्यू आ गया 1.25। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया 19.75, दिस विल बी अ 19.75 परसेंटेज। देन ऑल योर डिविडेंड, दिस इज ऑल योर डिविडेंड, व्हाट इट। देन उसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 16.36। देन द टर्मिनल वैल्यू, इनका टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 105। देखो इन लोगों ने क्या किया ना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। व्हाट दे डिड, दे सॉल्व दिस थिंग, एंड दिस इज नथिंग बट योर टर्मिनल वैल्यू, और आई कैन से P5, एंड इसी को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। तो इनका आंसर आ रहा है 105.77। हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है? 105.67। क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जब इन लोगों ने सॉल्व किया होगा ना, तो इसका आंसर राउंडिंग ऑफ में अलग आ रहा होगा। तो बस राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की वजह से ये आंसर मिसमैच हो रहा है और कुछ नहीं। और मिसमैच भी कितना ही हो रहा है? 0.1 से हो रहा है और कुछ नहीं। सो योर फाइनल आंसर इज 122.13 और इट इज योर 122.03। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल, हो गया। ठीक है, सो क्या करना है, एक बार जस्ट वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 17 लिखो, क्योंकि जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है अभी, पहले ये लिखो फिर हम बातें करते हैं। डन दिस मच। ठीक है, ये हो गया। ये लिख लो। बस हो गया। ठीक है, डन। चलो, सो दिस विल बी डन क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, एंड जो क्वेश्चन नंबर 18 है वीडियो पॉज करके पढ़ना, बट 1 मिनट रुक जाओ। दिस इज रिगार्डिंग बाय बैक ऑफ शेयर्स। नाउ रीड इट। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने?
अब ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत से लोगों को नहीं समझता, एग्जाम में भी इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप May 23 का एग्जाम पेपर उठा लेना, वहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। बट पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो, और जो May 23 का पेपर सॉल्व किया गया उसके तरीके वो क्वेश्चन अलग ही थोड़े लेवल का है, ठीक है। तो उसको जाके आप बाद में सॉल्व करना, उसका सजेस्टेड देख लेना कैसे सॉल्व है, क्योंकि वो थोड़ा अलग है। बट जो बायबैक का क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं आपको यहाँ पे लाइव सॉल्व कराऊंगा, तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप देखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप देख मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों पे लेके जाऊँगा, ठीक है। एक ही बार मैं आपको आंसर नहीं लाके दूंगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर डिराइव कराऊंगा। तो एकदम अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम अटेंटिव हो जाओ। देखो क्या लिखा है, राहुल लिमिटेड हैज सरप्लस कैश 100 lakhs। तो राहुल लिमिटेड के पास 100 लाख रुपीज का सरप्लस कैश, यानी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 27% ऑफ द शेयर होल्डर, और वो अपने शेयर होल्डर को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। 27% बोला मतलब 100 का 27% इज नथिंग बट 27 लाख रुपीज। सो दिस मच अमाउंट राहुल लिमिटेड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड ऐसा कुछ बोला नहीं है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ में आएगा। एंड द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक शेयर्स, और कंपनी क्या सोच रही है कि हम लोग शेयर का बाय बैक करेंगे, एंड बाय बैक करके वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कैसे होता है, देखो जब कंपनी बाय बैक करेगी तो कंपनी के शेयर्स वापस उसके पास आ जाते हैं जो इशूड है मार्केट में, और उसके बदले में कंपनी उनको पैसा दे देती है। तो इसका बाय बैक का इम्पैक्ट क्या होता है, पहला चीज तो जो नंबर ऑफ शेयर है वो कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो कंपनी का अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाता है, जो अर्निंग पर शेयर वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे हो जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी के लिए इतना समझो कि जो कंपनी का शेयर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मार्केट में 10 शेयर इशू करके रखे थे, उसमें से 2 शेयर वापस मंगा लिए, बाय बैक कर लिए, तो अब कंपनी के पास कितने मार्केट में शेयर इशू है, 8 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी ने एस्टिमेट किया क्या, दैट इट शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेस। शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेस, ये रीपर्चेस का मतलब होता है बायबैक, ठीक है। तो जहां पे रीपर्चेस वर्ड आया इसका मतलब आप समझ लो बायबैक की बातें चल रही है। द शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेस इज लाइकली टू बी 10% अबाउ द बायबैक प्राइस। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब रीपर्चेस होगा, ठीक है, जब रीपर्चेस होगा बायबैक करेंगे तो जो उसकी बाद वाली प्राइस होगी ना वो बायबैक प्राइस से 10% अप होगी। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, अगर बायबैक का जो प्राइस है वो ₹10 था, ठीक है, बायबैक जिस पे हम लोग ने शेयर अपने मंगाए वो ₹10 था, तो बायबैक करने के बाद जो मार्केट में प्राइस होगा वो बन जाएगा 10 प्लस 10% ऑफ 10, ठीक है। 10% ऑफ 10 इज नथिंग बट ₹1। तो बायबैक का प्राइस, मार्केट में जो प्राइस है आफ्टर बायबैक वो कितना बन जाएगा, 10 प्लस ₹1 विच इज नथिंग बट 11 रुपीज, ठीक है। तो जो बायबैक का प्राइस था उससे 10% में इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसी प्राइस पे 10% ऐड होके आफ्टर बायबैक जो प्राइस है वो मार्केट की हो जाएगी। तो अगर बायबैक की प्राइस 10 रुपीज है तो बायबैक करने के बाद मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगी, 11 रुपीज, यानी 10% ऐड हो जाएगा। 10% किसका, बायबैक प्राइस का, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद 10% लाइकली टू अबाउट द बायबैक प्राइस, रूट इज टेकन। अगर बायबैक रूट अगर आप लेते हो तो, एंड द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इज 10 लाख एंड द करेंट DPS इज 3। और जो अभी के टाइम पे बायबैक, जो नंबर ऑफ शेयर अभी के टाइम पे है वो कितने हैं, 10 लाख रुपीज है, एंड जो करंट अर्निंग पर शेयर है वो है 3 रुपीज पर शेयर, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझी, यस। एंड आपको क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी रीपर्चेस। तो हम लोग को बायबैक प्राइस निकालना है कि कौन सा वो प्राइस है जिसके ऊपर ये प्राइस बताओ, बायबैक प्राइस बताओ जिसके ऊपर शेयर रीपर्चेस हुए हैं। इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी 210 लाख आफ्टर बायबैक। अगर जो मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, मार्केट में जो वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका मार्केट में क्या वैल्यू है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ठीक है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 210 लाख रुपीज हो गई बायबैक के बाद, तो उस केस में बायबैक प्राइस निकालो, ठीक है। गॉट इट दिस थिंग, यस। चलो, तो अब मैं इस क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ लाइव सॉल्व, एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कराता हूँ एकदम अच्छे से। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इट इज, क्वेश्चन नंबर 18। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है एक बार जस्ट नटशल के लिए मैं लिख लेता हूँ ताकि बार बार वहां ना जाना पड़े। सो जो अर्निंग पर शेयर है वो है ₹3। फिर जो आपका ओल्ड शेयर है
यानी इसको मैं ओल्ड शेयर बोलूँगा, ठीक है, वो है 10 लाख। ओल्ड शेयर मतलब वही एग्जिस्टिंग शेयर्स। दिस इज योर 10 लाख रुपीज। जो अमाउंट हम लोग को बाय बैक करना है, सो डिस्ट्रीब्यूट कितना करना था, जो अमाउंट ऑफ बाय बैक है 100 लाख रुपीज का सरप्लस था, उसका 27% डिस्ट्रीब्यूट करना था। मीन्स 27 लाख रुपीज इज नथिंग बट योर डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 लाख इज डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट। इतना अमाउंट का हम लोग को बाय बैक करना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हो गई। एर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, और जो प्राइस है वो 10% अबाव होगी, ठीक है। सो प्राइस आफ्टर बाय बैक, प्राइस आफ्टर बाय बैक इज नथिंग बट 10% अबाव ऑफ बाय बैक प्राइस। तो जो भी बाय बैक की प्राइस थी उसके 10% पे अबाव होगा, ठीक है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट 210 लाख। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 210 लाख रुपीज़ है। ये सारे डिटेल्स है, और इसके अलावा और कुछ डिटेल्स है क्या, ये सेकंड एंड थर्ड वाला हम लोग करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। दैट्स इट, एंड बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गिवन इन्फॉर्मेशन को, और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम ध्यान से। मुझे पता है दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट जो भी मेरा न्यू शेयर्स होगा, न्यू शेयर मतलब जो ओल्ड शेयर था उसमें से मैं बायबैक माइनस करूंगा तो मुझे न्यू शेयर्स मिल जाएगा। जो भी न्यू शेयर्स है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइस आफ्टर बायबैक से। तो जो भी मार्केट में प्राइस आफ्टर बायबैक होगी उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। यही तो होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 शेयर्स थे, ठीक है, उसमें से मैंने 2 बायबैक कर लिए, तो अब मेरे पास कितने बच गए, 8 बच गए। अगर मेरे पास पहले 10 थे उसमें से मैंने 2 बायबैक कर लिए, अब मेरे पास कितने बच गए, 8। एंड प्राइस आफ्टर बायबैक हो गया मेरा लेट्स सपोज 120। तो मेरा मार्केट में वैल्यू क्या बन जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 120 विच इज़ 960। बस यही चीज़ है। हाँ अब देखो यही चीज़ को हम लोग लिखेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया था, क्वेश्चन में बोला है विच इज़ 210 लाख रुपीज़। बोला है ना कितना हो जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, विच इज़ 210 लाख रुपीज़। तो हम लोग बोलेंगे जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो हो गई 210 लैक्स। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 210 लैक्स लिख के छोड़ देंगे, 210 लिख के छोड़ देंगे, लैक्स नहीं लिखेंगे चलेगा। और इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये 210 हो गया, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, दैट इज नथिंग बट जो भी ओल्ड था उसमें से बायबैक शेयर्स, जो भी ओल्ड शेयर्स थे उसमें से हम लोग जो भी बायबैक ऑफ शेयर्स था, नंबर ऑफ शेयर बायबैक ऐसा लिख लेते हैं। चलो ये ऐसे आ रहा था ना, न्यू शेयर्स इज नथिंग बट 10 माइनस 2, 10 इज योर ओल्ड शेयर्स एंड 2 इज योर नंबर ऑफ बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, ठीक है। तो ये करके एक चीज आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय बायबैक का प्राइस क्या था, प्राइस आफ्टर बायबैक इज नथिंग बट, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक चीज अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम बायबैक प्राइस इज पी, ठीक है। तो बायबैक के प्राइस को हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो बायबैक का प्राइस है वो पी है। अब क्वेश्चन में बोला है कि बायबैक करने के बाद जो प्राइस है वो 10% अपाव हो जाएगी, किसके रेफरेंस से, बायबैक प्राइस से। तो अगर मेरा बायबैक का प्राइस 10 है, लेट्स सपोज अगर मेरा बायबैक का प्राइस पी है, तो आफ्टर क्या हो जाएगा, पी प्लस 10% ऑफ पी, यही हो जाएगा। और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो पी प्लस 10% इज नथिंग बट 0.1 ऑफ पी, और यहाँ पे 1 होता है कुछ नहीं होता है, तो ये बन जाएगा 1.1 पी। यानी कि बायबैक करने के बाद जो मार्केट में प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 1.1 पी।
तो लेट सपोज अगर बाय का प्राइस 10 था तो उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली, मुझे पता नहीं बायबैक का प्राइस क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1.1 पी। ठीक है, ये 1.1 पी कैसे आया, दिस विल बी कम फ्रॉम हियर। ठीक है, डन। तो ये चीज़ पहले हटाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सारे जो अमाउंट है हम लोग लैक्स में एक बार लिख लेते हैं, फिर लैक्स को हम लोग हटा देंगे, कोई बात नहीं। आगे बढ़ो, सॉल्व करो। यस, तो ये 210 लैक्स एज इट इज आएगा। एक पल के लिए 210 लाख एज इट इज लिखते हैं, इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? यस, ओल्ड शेयर इज देयर विच इज 10 लाख रुपीज। तो हम लोग बोलेंगे हाँ, ओल्ड शेयर्स जो है ना वो 10 लाख रुपीज है। ठीक है, माइनस, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने की है वो पता है क्या? नहीं, बट क्या हम लोग को ये पता है कि अगर हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को निकालना है अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो वो निकालने के लिए अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अमाउंट कितना हम लोग ने बायबैक किया, तो वो करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है बायबैक वाले, उसको अगर हम लोग बायबैक प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज नथिंग बट पी। जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है बायबैक वाले, अगर हम लोग उसको बायबैक प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना अमाउंट का हम लोग ने बायबैक किया। अगर एक रफली आपको एग्जांपल दूं कि मैंने नंबर ऑफ शेयर लेट सपोज 2 बायबैक किया था, ठीक है, 2 शेयर्स बायबैक किए और एक शेयर के बदले 16 रुपीज़ हम लोग ने पे किया था, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 32। अब मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, मुझे ये निकालना है, तो क्या निकल जाएगा? ऑफकोर्स, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो 32 डिवाइड बाय 16 इज नथिंग बट 2 का आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 2 इज नथिंग बट माई नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये 2 आया कैसे? 2 इज नथिंग बट 32 डिवाइड बाय 17 एंड 32 मेरा क्या है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इट इज नथिंग बट जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट है वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय जो बायबैक की प्राइस है पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। व्हाट इट, अब क्या मुझे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन पता है? हाँ, हाउ मच अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड 27 लैक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 27 लैक्स डिवाइड बाय, क्या मुझे बायबैक की प्राइस पता है? नहीं, मैंने अज्यूम किया है पी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी और इसको करेंगे क्लोज और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1 पी, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझी? गॉट इट? तो ये हम लोग का क्या बन गया, दिस विल नथिंग बट योर इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 210 लैक्स, ये भी अमाउंट लैक्स में, देखो अभी जो P है ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर दोनों के नीचे P आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 लाख P, या फिर इसको कैसे लिखें, चलो ऐसे ही लिखते हैं 10 लाख P माइनस 27 लैक्स फुल डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 1.1 P। ठीक है, ऐसा होगा। अब क्या होगा, ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, सिर्फ 210 लाख इज इक्वल टू 10 लाख P माइनस 27 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 1.1। व्हाट इज दिस थिंग, अंडरस्टूड? 1 मिनट रुको, छोड़। अब हम लोग क्या करते हैं, 1.1 को दोनों से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ये बन जाएगा 210 लाख इज इक्वल टू लैक्स लैक्स लैक्स, सब जगह लैक्स से क्या, लो आपके लिए मैं एस लगा देता हूँ, नहीं लिखोगे एस तो भी चलेगा, चलता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 210 lakhs। Now what happen, this 1.1 will go and multiply with each other, तो पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.1, योर आंसर इज 11 लाख। तो पहला तो वो बनेगा 11 लाख P, ठीक है, याद रखना उसके साथ P इज देयर माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 1.1 करोगे, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 1.1 विच इज 29.7, तो दिस विल बी 29.7 लैक्स। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझी? अब ये यहाँ माइनस में है, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, सो दिस विल 210 लैक्स माइनस 27.9 लैक्स इज इक्वल टू 11 लैक्स P। अभी भी P इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, फिर माइनस करेंगे 210 माइनस 29.7, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, एक यहाँ पे देखो मिस्टेक किया हम लोग ने, सिली मिस्टेक्स, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी हम लोग को सिली मिस्टेक्स याद रखनी पड़ेगी, अभी जस्ट गलती होते होते बच गया।
सो दिस विल बी 29.7 एंड ये वैल्यू जो आ जाएगा ये आ जाएगा 239.7 लैक्स इज इक्वल टू 11 लैक्स। ठीक है, अब ये जो 11 लैक्स पी है, अभी भी पी इसका पीछा छोड़ रहा नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, पी आप यहीं पे रहो, इस 11 लैक्स को हम पूरा इसके नीचे कर देते हैं। सो फाइनली योर आंसर विल बी 239.7 लैक्स डिवाइड बाय 11 लैक्स विच इज इक्वल टू पी। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे लाख तो कट जाएंगे। ठीक है, 239.7 डिवाइड बाय 11, आपका आंसर आ जाएगा 21.79 रुपीज। 21.79 इज इक्वल टू पी, और आई कैन से माई बायबैक का प्राइस, माई बायबैक प्राइस इज नथिंग बट 21.79। ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टूड, यस, हो गया, बायबैक का प्राइस निकल गया मस्त तरीके से, है ना, मस्त डिराइव कराया ना मैंने। तब छोटे छोटे से स्टेप्स लेके फिर उसको तोड़े ऐसे करके करना होता है, तब जाके आपका आंसर बनेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। मैं चाहिए तो डायरेक्टली आपको ये लिखा देता कि देखो ये ऐसा ऐसा होता है, फिर ऐसा ऐसा कर लो, बट ये आया कहाँ से, पहले ये देखा, फिर ये तोड़ा हम लोग ने, फिर ये तोड़ा, ऐसे करके चीज़ आए, ये भी कैसे आया इसका भी लॉजिक, तो हर एक चीज़ के पीछे कैसे आ रहा है वो हमें बताना जरूरी है। ठीक है, अब निकल गया मेरा बायबैक का प्राइस। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कंपनी में, बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना रीपर्चेस किया, तो कोई बात नहीं, बता देंगे नंबर ऑफ शेयर कितना रीपर्चेस किया, तो वो देख लो। अरे पेजेस खत्म हो गए सॉल्यूशन नोट्स वाले, कोई बात नहीं, हम ला देंगे। डिलीट, देखो सेकेंड थिंग क्या बोला उसने, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक बताओ, तो नंबर ऑफ शेयर बायबैक इज नथिंग बट 27 लाख अमाउंट था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बायबैक की प्राइस 21.79। 21.79 जैसे ही करेंगे हमको पता चल जाएगा इतने नंबर ऑफ शेयर हम लोग ने बायबैक किया है, तो 27 लाख डिवाइड बाय 21.79, सो द नंबर ऑफ शेयर इज 123,910। ठीक है, कहाँ भाग गया, इधर आ जा, 27 lakhs डिवाइड बाय 21.79। ठीक है, 123,910 यह आ गया पूरे अमाउंट में, और अगर आपको सिर्फ ऐसे लैक्स में चाहिए, सो द इन लैक्स आंसर इट इज 1.24 लैक्स, ऐसा हो जाएगा अगर लैक्स में चाहिए होगा, और इफ यू वांट इन लैक्स तो इट विल बी 27 लाख डिवाइड बाय 21.79, तो इट विल बी 1.24 लैक्स। ठीक है, गॉट इट, दिस थिंग अंडरस्टूड। तो अगर मुझे बताओ, एक काम करते हैं, पहले आपको यहां तक का आंसर दिखा देता हूं। ये देखो, 18, सो दिस इज 21.79 एंड आपका ये नंबर ऑफ शेयर इज दिस 123,910। ठीक है, अब मैं बोलता हूं मुझे न्यू शेयर्स चाहिए, न्यू शेयर्स, तो क्या मुझे न्यू शेयर्स पता चल जाएंगे? ऑफ कोर्स आई कैन गेट माई न्यू शेयर्स, हाउ, दैट इज old shares minus number of shares buyback, old shares minus number of shares buyback, है ना। old share I know, yes I know, which is nothing but 10 lakh and number of share buyback which is this, तो ये मेरा number of shares है, माइनस करेंगे इसको, 10 लाख माइनस दिस, सो 10 लाख माइनस 123,910, so I will get my new number of share which is 876,090, 876,090। ठीक है, ये न्यू शेयर्स हो गया। अब क्वेश्चन में थर्ड थिंग क्या बोला है, इम्पैक्ट ऑफ शेयर रीपर्चेस ऑन ईपीएस अज्यूमिंग दैट नेट इनकम इज द सेम, तो आप बताओ शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर नेट इनकम सेम है। अगर नेट इनकम सेम है तो देखते हैं, देखो नेट इनकम सेम है मतलब पहले भी तो हम लोग निकालेंगे उसकी नेट इनकम क्या थी। ये जो ईपीएस होता है ये अर्निंग पर शेयर है, बट अर्निंग पर शेयर आता कैसे है, अर्निंग पर शेयर आता कैसे है, इट इज नथिंग बट ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम
डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे करके आता है, क्या आता है, अर्निंग पर शेयर। अब मैं बोल रहा हूँ अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज़ है, मुझे चाहिए नेट इनकम, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्ड कितना था, 10 लाख। तो व्हाट इज़ माय नेट इनकम, तो मैं क्या बोलूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख करो, तो आई विल गेट 30 लैक्स। दिस 30 लाख इज नथिंग बट व्हाट माय नेट इनकम। तो नेट इनकम सेम है, तो नेट इनकम निकालेंगे, तो ये अब नेट इनकम सेम होगा बट नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे न्यू शेयर्स से। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, सीधा बोलेंगे हम लोग न्यू ईपीएस इज नथिंग बट नेट इनकम डिवाइड बाय न्यू शेयर्स, ठीक है। एंड फर्दर नेट इनकम कैसे आएगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, तो इट इज़ ओल्ड ईपीएस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर्स, दोनों करेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, विथ जस्ट डिवाइडेड बाय न्यू शेयर्स। देखते चीज़ें रख के, ओल्ड ईपीएस इज 3 एंड माई ओल्ड शेयर्स आर 10 लाख रुपीज़, सॉरी 10 lakhs ओनली, नॉट 10 लाख रुपीज़, एंड दिस विल बी योर इनकम न्यू शेयर्स। ये रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे, देख लो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू डिवाइड बाय 876090। So your answer is now new EPS is 3.42. तो it is 3.42 पर शेयर। एंड आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ओल्ड EPS कितना था 3 रुपीज, न्यू EPS कितना है 3.42 पर शेयर। इट मीन्स व्हाट, EPS इज इंक्रीज्ड। और आप देखोगे EPS इंक्रीज होता है बायबैक करने के बाद, बस आपका नेट इनकम सेम होना चाहिए। तो EPS इज इंक्रीज्ड ड्यू टू बायबैक, ड्यू टू बायबैक, एंड दैट्स इट। यही सेम आंसर है, देखो 3.42 2.17, ये सेकेंड वाला आंसर था 1239, ये आपका 3.43 3.42 आ रहा है, यहाँ पे 43 आ रहा है। अच्छा, दे हैव टेकन दिस अमाउंट, नॉट अ प्रॉब्लम, दे हैव टेकन डायरेक्टली 8.76 उन लोगों ने इसका यूज़ करके किया है, कोई बात नहीं, आपका आंसर इस पे भी वैलिड है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। डन, समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन ना, लाइक करो अभी अभी वीडियो को कि हाँ पावर मिला, ठीक है, समझ में आ गया, अंडरस्टूड करके। क्या करना है, जो जो मेन चीज़ है उसको हाईलाइट कर देता हूँ बस, समझ में आता है वीडियो वैसे लाइक किया करो, सो दैट कि हाँ समझ में आ चुका है, तभी तो असली मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखना आप स्टार्ट कर लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से एकदम लिखना। ये लिख लिया, ये लिखो, फिर ये वाला, ठीक है, डन। देन आफ्टर देन दिस, फिर ये होने के बाद ये, ठीक है, डन। तो इसी के साथ आपका इक्विटी का मॉड्यूल वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो हम लोग बिजनेस वैल्यूएशन में करेंगे, एंड एक आपका क्वेश्चन बच गया इक्विटी वाला, विच इज नथिंग बट अ क्वेश्चन ऑफ आई थिंक May 23 के एग्जाम का वो क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस, मतलब आप सोच नहीं सकते उस लेवल का, और उस लेवल का क्वेश्चन उन लोगों ने ड्राफ्ट किया था, दिमाग लगा कर ड्राफ्ट किया था। नो वन विल थिंक अबाउट दैट कि ये रिक्वायरमेंट है क्या क्वेश्चन का, वैसा तो वो क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, देख लेना। इसके बाद वो लेक्चर जाएगा उसी के ऊपर रहेगा, एंड उसके अंदर ही इफ़ आई गेट अ चांस तो मैं जो मिसलेनियस टॉपिक होता है वो भी उसी में ऐड कर दूंगा, नहीं हुआ तो एक अलग से लेक्चर, बट आई ट्राई कि उसके अंदर ही सब आपका क्वेश्चन है, वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाए, एंड जो मिसलेनियस टॉपिक है वो भी कवर हो जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। एंड आपका जो भी फीडबैक है, फीडबैक आप दो, ठीक है, वो देना मत भूलो, ठीक है। दैट्स इट, सी यू सून।